चलो जी शुरू करते हैं प्रोग्राम। बच्चों चाय मैं पी रहा हूँ। देवी फोन क्या चला रही है देवी? लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? चलो भाई बच्चों चैप्टर 2 शुरू करते हैं। बड़ा खुश लग रहा है, तू बहुत दिन के बाद आया, कुछ तो कारण है बालक। शादी हो गई तेरी? नहीं हुई? यानी शादी हुई कि सर्दी लग रही थी, क्या था मतलब? सही है इसका। तय हो गई। कुछ दहेज वहेज की व्यवस्था भी हुई है? बताओ, ये तो कह रहा है दहेज भी मिल रहा है भाई। मार्केट कुछ भी हो लेकिन मार्केट में तो है भाई बच्चे। सही है अपना भाई। ठीक है अपना, और क्या। लेकिन इसने तो 2 महीने की छुट्टी ले ली। हाँ ये सही बोला भाई। चलो इस बल्ला बालक से भी बात कर लो, मैं उदास सा लग रहा है। हाँ भाई, बहुत दिन का बैठा रहे अभी। बैठा रहे यार। क्या हुआ, सब ठीक ठाक? घर परिवार ओके? नहीं अभी तो घर वाले ही कहूंगा, घर वाली तो नहीं है अभी। है। जिसे तुम है बोल रहे हो ना, इसे बाहर वाली बोलते हैं, घर वाले नहीं बोलते हैं। ये तुम है बोल रहे हो। चलो जी, खुश हो अपने लाइफ में? नहीं नहीं, ये कुछ ऐसे ना कि पता नहीं जीवन में कितने कष्ट होंगे उनके। कुछ बच्चे उदास निराश सड़क पे चल रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अपना। इतना ज्यादा तनाव में रहने की आदत मत रखो। और मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, देखो जिस दिन तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया, तुम्हें नौकरी नहीं मिली। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे कहने से 10 मिनट देनी तुम्हें, और उस 10 मिनट में सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में घूम के आना है। उस 10 मिनट में सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में घूम के आना। आप भगवान को धन्यवाद कहोगे कि जो दिया वो ठीक है। क्योंकि वही चीज है ना कि जिसके पास में जो है वो उसी से दुखी है भाई। तो हमेशा ये लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे प्रताड़ित और दुखी है जी, बेरोजगार है। लेकिन इस दुनिया में दुख बहुत सारे हैं। इसलिए ये नहीं कि पैसा खुश रहना नहीं सिखा सकता। पैसा आपकी जरूरतें पूरी पूरी कर सकता है। जरूरतें, वो बेसिक जरूरतें पूरी कर सकता है। इसलिए जीवन में जो भी हो ना, वो सारी की स्थिति परिस्थिति में, चाहे वो सम हो विषम हो, इसमें जीवन को जीना चाहिए, ना कि उसको बोझ समझ के काटना चाहिए। अब भाई इसका मतलब अन्यथा ना निकाले। किस रात से पढ़ाई बंद, एंजॉयमेंट शुरू। हर एक चीज का बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। और जो देखो बच्चों बैलेंस बना के चलेगा, वो जीवन जी भी लेगा और नौकरी भी ले लेगा। और जो बैलेंस नहीं बनाएगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी।
और आप जिस फेज में हो, जिस उम्र में हो, वो मेहनत करने की ही उम्र है। देखो 50 साल 60 साल भाई की उम्र में जाके आप सोचोगे ना कि मैं बहुत मेहनत करना चाह रहा हूँ, ये बताए जो धीरे धीरे जो समय है ना, समय चक्र, ये बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। और भगवान ने इसे बहुत तरीके से प्लान किया हुआ है। अभी तुम में ऊर्जा है, अभी तुम्हारे बॉडी साथ दे सकती है मेहनत को, लेकिन अभी तुम मेहनत करने से भागोगे, और भागते ही नेचुरल है। भगवान ने हमें बनाते समय हमारे अंदर ये चीज फिट की कि अगर इंसान को सारी चीज मैंने बता दी तो ये सबसे पहले मुझे खत्म करेगा। तो भगवान ने बनाते समय ये चीज दी कि इंसान उसी चीज से दूर भागेगा जो उसके उसके लिए अच्छा होगा, उसी चीज से वो दूर भागेगा। ये हमारे अंदर माइंडसेट है, ज्यादातर लोग हैं, 99.9% लोग हैं। और जब समय निकल जाएगा, जब उसे अकल आएगी कि क्या सही क्या गलत, उस समय तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा होगा। आज जो 70 साल में उम्र में चले गए ना दोस्त, वो सारी चीजों को परख गए कि क्या सही था क्या गलत था, और मैंने क्या गलती की और क्या सही निर्णय लिया। लेकिन उस समय जाके करने की तो इच्छा होगी, लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे दोस्त, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा है। कुल मिला के जब समय निकल चुका होता है ना, उस समय सिर्फ सोचा जाता है। और जब समय है, अब तुम नहीं कुछ करना चाह रहे जीवन में। फुल टू मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, जैसे भर्ती आई तो एक अलग ही जोश है, आज से 4 दिन पहले निराश परेशान हो रखे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो इसी क्षेत्र में अपने भविष्य को तलाशो, नौकरी का तलाशो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर करो, चाहे आप पढ़ाओ, चाहे आप जो मर्जी करो इस क्षेत्र में। लेकिन अगर एजुकेशन ली है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, जरा सोच कर देखो यार बच्चों, आपने अपनी उम्र के मेरे हिसाब से औसतन सबकी 23 24 तो उम्र होगी आपकी, नहीं माइनस प्लस जो भी है। अब मैं 35 साल के थोड़ा है कि मैं अब अपने से भी बड़े लोगों को कंसिडर करूं, वो छोड़ो। मैं ये बोल रहा हूँ कि औसतन 23 24 साल तक होगी। आप ये सोचो कि बचपन से 23 24 साल तक जो चीजें तुम करते आए हो, जब उसमें कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो जो तुम आज शुरू करोगे कुछ भी काम, इसमें तुम क्या झंडे गाड़ दोगे भाई। बस फिर दो रास्ते हैं, या तो एक यूट्यूब चैनल खोलो और संदीप महेश्वरी जी की तरह लोगों को मोटिवेट करना शुरू करो, या विवेक बिंद्रा जी की तरह बिजनेस प्लान दो, मतलब लोगों को लूटना शुरू करो। दूसरा तरीका है कि फिर दुकान उकान करो, चाय वाला। ये डी का चाय वाला नहीं दोस्त, अगर किसी ने गलती से ऐसी हरकत करी तो सूली पे चढ़ा दूंगा उसे। ये डी चाय वाला, ठीक है। अबे नालायक हो, ये फेलियर है, फेलियर, ये फेलियर है। इम तुलसी बेटा उसी दिन पत्तियां काट दूंगा, बता रहा हूं मैं, उस दिन मुड़ जाएगी तुलसी। मेरे बच्चों ये फेलियर है। आपने लिखा एमबीए चाय वाला, भाई अगर तुम्हारी स्किल चाय बनाने की थी और तुम चाय अच्छी बनाते थे, तो तुम्हें एमबीए क्यों लिखने की जरूरत पड़ी। आप बोलो कि सबसे अच्छा चाय वाला, लिख रहे बीटेक चाय वाली है। हाँ जो भी है, इसका मतलब उस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए, उस क्षेत्र में नहीं कुछ कर पाए, अब क्षेत्र बदल दिए। यार किन्हें बदनाम कर रहे हो, बीटेक को। बीटेक करे हुए इसरो में भी जाते हैं, ग्रेजुएट ही तो है, डीएम भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, नासा में भी जाते हैं। अब तुमने कहा जो चाय वाले, तो कभी बताओगे कभी ढंग से कॉलेज गए थे क्या, फिर यही करोगे।
तो हम तो निवेदन ये कर रहे हैं कि कोई हमें फंसना भी मत, चाय वाला हो चाय वाले हो भाई, देखो अच्छा नहीं होगा। अपने नाम से जो मर्जी रखो, अच्छा महसूस कर रहे हो देखो, रिलैक्स हो, बस जी ऐसे खुश रहो, बस हंसते हंसते मशीन पढ़ लो। भाई क्या था ये? ये तो गलत है भाई देखो, मतलब भाई या तो हंस ले या रो ले भाई। लेकिन कुछ नहीं, चलो ठीक है जो भी था, दोबारा मत करना है, पड़ोस में बैठना लोग बंद कर देंगे, समझ में आई? चलो बेटा मशीन को शुरू करते हैं। अरे जितना तुम फ्री होगे चीजों को सीख लोगे उतना बैठे रहोगे ऐसे, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। इसलिए रिलैक्स रहो, बस चीजों को सुनते रहिएगा। जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। भाई कोई भी विषय हम पढ़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि ये है क्या, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन का तात्पर्य आप यही है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पहले जरा मेरे शब्दों को 3-4 पॉइंट बोलूंगा बस लाइन से। पहला पॉइंट है कि जब भी किसी व्यवस्था या सिस्टम में एनर्जी कन्वर्जन होता है तो उस व्यवस्था को फिजिकली या धरातल पर स्थापित करने के लिए जिस मैकेनिज्म या व्यवस्था की आवश्यकता हमें होती है उसी को हम मशीन कहते हैं। या कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में, वो तो किताब की परिभाषा बोल दी मैंने, अब सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, मैंने मशीन नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन और मशीन बेटा दो शब्द हो जाते हैं। मैकेनिकल मशीन भी तो है, वो नहीं, हमें इलेक्ट्रिकल मशीन यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है। नंबर वन, एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है, अच्छा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कितने लोग जानते हैं भाई? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कितने लोग जानते हैं? बस, बस हो गया काम सेट भाई तुम्हारा तो। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं पता तो फिर संकट में भाई, 10 भी कैसे कर ली नालायक हो। ये चल क्या रहा भारत में, इनकी लिस्ट बना के नहीं डिग्री रद्द करवाओ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का मतलब है, ये जेम्स ने दिया था भाई, तो ये समझाया गया था, बल्कि आप इसका मतलब हमें फॉलो भी नहीं करते आप, मैंने रात ही पढ़ाया यूट्यूब पे फिजिक्स में यार। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल मशीन का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है। ठीक है भाई, यानी कि कुल मिलाकर हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी अन्य फॉर्म में बदल सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर जी। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि यह, अब उसी चीज को जो मैंने बोली है ना, अब दूसरे टेक्निकल शब्दों में, यह है इलेक्ट्रिकल फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक करेगा, यह इलेक्ट्रिकल फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इंटरेक्शन करने से ऊर्जा को कन्वर्जन करता है। पहला थोड़ा सिंपल था, एक ऐसी व्यवस्था जो एनर्जी को बदल सकती है, हमने कहा जी ये मशीन था। दूसरा, अब इलेक्ट्रिकल मशीन ही चल रहा है, तो जब भी मैं मशीन मशीन कहूंगा समझ जाओ कि इलेक्ट्रिकल मशीन ही है। हमने कहा कि यह इलेक्ट्रिकल यानी वैद्युतीय ऊर्जा या वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आपस में क्रिया करने पर ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है।
तो हमने दोनों टेक्निकल शब्द ले लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैंने कहा ना पहले इस सवाल का जवाब, फिर प्रॉपर से लिखाऊंगा आपको कि है क्या बीमारी। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंसान के द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के लोड को संचालित कर सकता है। अब ऊर्जा यानी कि हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई। अब कोई ना कोई व्यवस्था तो ऐसी होगी, अब ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो बच्चों, मैंने कहा भाई हम चारा काटने की मशीन चलानी थी, हमें आटा चक्की चलानी थी, तो जरा सोचो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमारे घर के बाहर तार है, तो हमें आटा पीसना है, गेहूं रख दिए, तो हम गेहूं में डायरेक्ट तार नहीं डाल सकते ना। समझिए, मशीन को पढ़ना है तो इन पॉइंट को समझिए भाई। हम डायरेक्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी थे ना, हम गेहूं में डायरेक्ट तार क्यों नहीं रख देते? हम कहेंगे भाई पिस जा। तो देखो जी, गेहूं को पिसने के लिए किसी एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। एनर्जी क्या दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, घूम गया, जब घूमने लगा गेहूं डाले पिस गए, आटा तैयार। तो किसी एक व्यवस्था की तो जरूरत पड़ी नहीं काम करने के लिए। तो हम कहते हैं कि यह विद्युतीय ऊर्जा का उपयोग करके इंसानों के या अलग अलग लोड को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। 3 पॉइंट। पहला फिर से सुनिए, देखिए नॉर्मली ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एनर्जी ऊर्जा कन्वर्जन हो जाएगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। दूसरा हम कहेंगे कि ऊर्जा का जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में लिंक करने से, आपस में कट करने से होगा। तीसरा पॉइंट हमने ये कह दिया कि भाई ये विद्युत ऊर्जा से संचालित होकर या चलकर इंसान के द्वारा निर्मित किए गए लोड को चलाकर कुछ कार्य कर देता है। ठीक है, और सिंपल शब्दों में बताता हूं। फिर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है नेक्स्ट वाला पॉइंट जरा सुनेंगे। यह है प्रकृति में उपस्थित, यानी कि नेचर में उपस्थित, तथा नेचर अलग होता है, पृथ्वी अलग है। यह प्रकृति में उपस्थित तथा पृथ्वी पर उपस्थित अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के स्रोत को एक विद्युतीय स्रोत या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। किसकी बात है? मशीन। तो अब देखो जी भाई, मशीन का मतलब सिर्फ मोटर नहीं था मेरे बच्चों। मशीन का मतलब यह भी तो है कि पृथ्वी पर यार सर कोयला भी था, जला लो, पानी भी था सर, सूरज भी था, अगर हमें बात करेंगे हम विंड यानी हवा भी थी। तो भाई कुछ नेचर में और कुछ पृथ्वी पे। नेचर का मतलब हो जाता है, देखो जैसे सन है तो हम तो कहेंगे ना कि नेचुरल सोर्स था जी, जब तक सूरज है तो मतलब हम है। लेकिन कोयला क्या होता है भाई, धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन वो पृथ्वी पे अवेलेबल है। अब जैसे सूरज है, हम ये नहीं कह सकते ना सूरज को नेचर में तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार सूरज पृथ्वी पे अवेलेबल है, वो तो ब्रह्मांड में है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई पृथ्वी पर स्थित अलग अलग प्रकार के स्रोत तथा नेचर में उपस्थित अलग अलग प्रकार के स्रोत से चलित होकर या सोर्स का इस्तेमाल करके एक विद्युतीय ऊर्जा में उन्हें कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी देखो मशीन के अंतर्गत ही पढ़ी जाती है। तो नॉर्मली अगर बेटा हम बेसिक सी चीज जाने हैं तो मशीन का तात्पर्य ये है कि जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। और देखो फॉर्म ऑफ एनर्जी अलग अलग है हमारे पास। सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास बेटा काइनेटिक या पोटेंशियली नहीं है, ये हमारे पास अलग अलग है। आप बैटरी में भी तो पढ़ते हो, केमिकल हो, विंड तो विंड है, कोयला जलाएंगे तो थर्मल है। अलग अलग प्रकार की तो ऊर्जाएं हैं। वाटर में आप हाइड्रो बोल दोगे, ये बहुत सारी है हमारे पास में अलग अलग। तो कुल मिलाकर यहां पर हम एनर्जी को, जैसे इलेक्ट्रिकल अलग है, इसमें भी अगर हमें और जानना है तो मैग्नेटिक अलग होती है,
तो जैसे ट्रांसफार्मर भी है बेटा, ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी कन्वर्ज होता है। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, फिर मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिकल होगा। जैसे प्राइमरी पर आप जब सप्लाई दोगे तो यहां इलेक्ट्रिकल से पहले मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिकल, और फिर हम इलेक्ट्रिकल लोड को चलाएंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह लागू होगा भाई। एनर्जी का रूपांतरण हर जगह लागू होगा। तो चलिए जी, अभी से जरा लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, हमारा पहला सवाल है। देखो इसमें तो पहला पॉइंट, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। पहला पॉइंट क्लियर है, बताओ। एनर्जी को कन्वर्ट करेगा जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी भाई अलग अलग है, नेचर में अलग है, या बैटरी से ट्रेन में आप पढ़ोगे ये अलग अलग है। जैसे केमिकल है तो मतलब रासायनिक है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो ऊर्जा में, हाँ जी, रूपांतरण करेगा जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। देखो दूसरा क्या है, ऊर्जा में रूपांतरण चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के आपस में लिंक करने पर ही संभव है। बेटा जो एनर्जी का ये कन्वर्जन करेगी ना मशीन, वो तभी कर पाएगी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इंटरेक्शन या लिंक होगा। यह एक, मैं मशीन की बात कर रहा हूं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसान के द्वारा, या इंसान के जरूरत के हिसाब से लोड को चलाने का कार्य करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो पृथ्वी व प्रकृति में उपस्थित अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदल सकती है। चलो ये 4 पॉइंट बेटा लिख लो और इनको पढ़ो जरा। क्या ये आइडिया लगा है कि मशीन में हम क्या चीज या क्या काम करने वाले हैं? नॉर्मली हमारा उद्देश्य क्या है? ऊर्जा में कुछ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो मोटर हो, इवन जैसे ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में मैं इसलिए नहीं लिखूंगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो होता है वो उसके अंदर ही कोर में मैं पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल से देखो मैग्नेटिक बना और मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिकल बना। बेटा जैसे हम ना कुछ चीजें हैं, आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पर शॉर्ट्स के लिए अलग चीजें होती है। जैसे एक बच्चा मुझे लिख रहा है ना कि सर ट्रांसफॉर्मर मशीन है या डिवाइस है। तो ये ऐसी चीजें कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। और ये रियली बता दूं, ये सिर्फ यूट्यूब पर शॉर्ट्स के टॉपिक होते हैं। तो ये चीजें ना 15 सेकंड तक तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर पढ़े लिखे व्यक्ति से आप पूछोगे कि ये सिर्फ फर्जी बकवास है। मशीन की परिभाषा या तो लोगों ने पढ़ी नहीं है या फिर समझना नहीं चाहते। मशीन का मतलब है सिंपली एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी जरूरत के हिसाब से कार्य कर सकती है। मशीन मतलब ये नहीं कि ट्रांसफॉर्मर को मैं तो डिवाइस बोलूंगा, मैं मशीन नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलता हूँ बेटा कि अगर नॉर्मली मैंने कोई पेन लिया और मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मेरे लिए ये भी मशीन है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पढ़ाने वाले लिखाते भी है जी ये तो एक डिवाइस था, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं था। तो ये 15 सेकंड के लिए अच्छा है चीज। अदरवाइज जितनी भी व्यवस्थाएं आप देखते हैं, मैं बोलता हूं ये तो छोड़ दो बेटा। नॉर्मली एक वो देखा आपने, कपड़े सिलने वाले दर्जी देखे, टेलर, तो वो पैर से मशीन को ड्राइव कर रहे भाई। तो ये मशीन नहीं है। सिलाई मशीन मशीन नहीं है, मशीन है ना। तो भाई अच्छा जी, मैं कोई लिख रहा हूं तो ये पूरी एक व्यवस्था नहीं है। एनर्जी कन्वर्जन ही तो देखना है। तो ये सिर्फ 15 सेकंड के लिए बढ़िया है। अदरवाइज जैसे मैं ट्रांसफॉर्मर लिखूंगा, मैं सिंपली लिख देता हूं डिवाइस का। सिर्फ मैंने लिखने का पर्पज ये होता है कि यार इसका मतलब ये नहीं कि मशीन नहीं है, मशीन तो था। डिवाइस का मैं इसलिए पर्पज ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई रोटेशनरी बॉडी नहीं थी। तो मैंने नॉर्मली लिखने शुरू कर दिया। हम एक शब्द लिखते हैं स्टैटिक। क्या लिखते हैं? स्टैटिक। अब डिवाइस लिखो मशीन लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसका कोई कंपटीशन से मतलब होता है। क्या माल है? अच्छा है। क्या ही थी? चाय नहीं, ये मेरे अलग चाय है भाई। हाँ भाई, लिख लिया ये। चलो जी, सबसे पहला है बेटा इसमें ट्रांसफार्मर। जो मैंने कहा ना, ये ट्रांसफार्मर चैप्टर नहीं है, इसमें सारे हैं। बस तुम्हें एक बेसिक आइडिया देना है कि भाई कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर में आपने ये देखा होगा ना। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ ना अभी आपको ये कह रहा हूँ कि ये कंजर्वेटर है, ये बुशिंग है, अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा ये बताओ कि सिंपली ये चीज देखी है? अगर कोई ऐसा हो जिसने ये भी नहीं देखा, तो भाई फिर इसे मैं यही दिखाऊं कुछ। कोई है ऐसा? तूने देखा नहीं है? ओहो, चलो बाहर पे देख लेना, इधर ही कहीं। देखो बेटा, हम नॉर्मली इसी को स्टडी करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर कहा जाता है इसे। और ट्रांसफार्मर में इसका काम सुन लो कि काम क्या है। इसका काम है एसी वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल पर बदलना। इसका ये उद्देश्य है केवल। क्योंकि देखो, जो लाइन में वोल्टेज आ गई, हमारे घर में जो लोड लगे हुए ना, वो लगे हुए कितने जी? 200, 250।
है ना। अब अगर हम लोग बेटा 11 केवी की लाइन को डायरेक्टली अपने घर में ले आते तो फिर तो मजा ही आ जाता भाई, है कि नहीं, पावर ही पावर थी। तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या काम किया, हमें उस लेवल को कम करना था, तो हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने शुरू कर दिए। अब जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की तो हम बढ़ा भी सके और घटा भी सकें। तो देखो ट्रांसफार्मर का जो नॉर्मली काम है वो ये होता है कि हम एसी करंट और वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पर बदलते हैं। अब बेटा इसमें कोई भी घूमने वाली चीज नहीं है। अगर घूमने वाली चीज होती तो ये डायनामिक मोशन करता है, नहीं घूमता तो डायनामिक हो जाता ना। तो अभी क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है रखा हुआ है एक जगह। ठीक है भाई। तो इसमें भाई जो भी आप सप्लाई यहां देंगे, जो उसकी आवृत्ति होगी वही यहां पर इस तरफ भी आवृत्ति होगी। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी करंट और वोल्टेज को, आवृत्ति तथा पावर को बिना बदले एक लेवल से दूसरे लेवल पर बदल देता है। किसे लिखा हमने, एसी करंट व वोल्टेज को। डीसी पर काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा उस कारण पर भी बात करेंगे। तो देखो जी, वैसे ये जो बना रखा है ना, जो पढ़ा रहा हूं, ये पूर्णतः गलत है, लेकिन अभी बेसिकली समझाने के लिए ये सबसे आसान था। अदरवाइज ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी क्या समझ सकते हैं कि ये आपने कोई भी एक बॉडी बना रखी है, देखो अभी जो बॉडी बना रखी है बच्चों आपने, इसको हमने लिख दिया, इसके जो अंदर है ना, ये समझ लो यही है। तो ये जो बॉडी रखी हुई है आपने, इसे कहा जाता है बच्चों कोर। क्या कहेंगे, कोर जी। अब ट्रांसफार्मर में जो ये कोर बनाओगे, ये कोर बनाएंगे आप फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से, यानी चुंबकीय पदार्थ जी। अभी पदार्थ होता सब लिखाऊंगा। देख छोटो, जूस पीना है क्या, जूस आया इसमें पी ले। अब बोला ना कि दे दो तो मार पड़ेगी, चुपचाप बैठ रहा है। नहीं मुझे याद है सैलेंसर के साथ हुआ था ऐसा भी। उन्होंने वो जूस लाए तो एक लड़की क्लास में बैठी थी क्रैश कोर्स में, तो वो बोली कि सर, सर ये जूस तो मुझे चाहिए। तो सर ने वैसे ही बोला, बोले भाई। तो उस लड़की ने खड़ी हुई गट से पी गई अपना। तो मैं ऐसे, मेरे स्टेप ऐसे होंगे नहीं, रखा है भाई मैं ही पीऊंगा। नहीं नहीं, मैं जब भी चाय आई फिर मेरी क्लास में, मैंने पूछा भी नहीं। तो ये बन गया जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेटा बहुत अच्छे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय फ्लक्स आसानी से पास हो जाता है। अब देखो इसमें आपने दो चीजें देख रहे हो। एक आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो कोर का, देखो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा होता है इसको कहा गया है यॉक। ठीक है। और जो ये वर्टिकल वाला हिस्सा है इसमें, इसको कहा गया है लिम्ब। ठीक है जी। वो वर्टिकल हिस्सा जिस पर हम बाइंडिंग कर सकते हैं वो कहलाएगा लिम्ब। और इन वर्टिकल को क्या जोड़ता है ये, यॉक। तो हमेशा याद रखना कि जो ये लिम्ब हम बनाएंगे ना, ये हमेशा बने होंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है। और जो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये बना होगा देखो क्षैतिज। मैंने कहा ना कि आपको समझाने के लिए सबसे बढ़िया चित्र था ये, लेकिन ये जब हम बाइंडिंग पढ़ाएंगे तो ये गलत है। और ये थोड़ा बहुत गलत नहीं, पूर्णतः गलत है भाई। लेकिन क्या करें, अब समझाना तो यही था, कभी कभी गलत भी पढ़ाने पड़ते हैं भाई।
देखो बेटा, यहां पर हमने बना दिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जी। तो एक लिंब पर हमने यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग की हुई है और एक लिंब पर हमने यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग की हुई है। पहले तो ये बताओ, योक समझ गए क्या होगा? दोनों लिंब को जोड़ने वाला जो भी हॉरिजॉन्टल पाथ होगा वो कहलाएगा योक, और जो ये ऊर्ध्वाधर हिस्से बने होते हैं ये कहलाता है लिंब जी। ठीक है, कर लोगे इतना? अब ये समझना है कि जो भी ये कोर यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो बनाए बेटा, ये बनाते हैं CrGoS। अब CrGoS हम बनाएंगे, देखो GOS ये बनाएंगे हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बनाते हैं इसे हम। इसके जो कारण है इस पर बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की क्यों बनाया कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। और जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है, आप ये देख पा रहे होंगे ना, आपको ये अलग अलग पत्तियां दिख रही है। तो ये जो कोर हम बनाते हैं ना, ये बनी होती है बेटा लेमिनेटेड शीट से। लेमिनेटेड शीट से यानी कि लेमिनेशन वाली पत्तियां जो बनेंगी उन्हें आपस में मिलाकर ये कोर बनाओगे। यहां पर आप ये देखेंगे कि से लिखते हैं, ये कहलाता है यहां सप्लाई विभव या वोल्टेज, और बेटा ये कहलाएगा प्राथमिक उत्पन्न ईएमएफ। प्राथमिक उत्पन्न ईएमएफ ये यहां पर कहलाएगा बच्चों लोड वोल्टेज। जब भी अब मैं V1 V2 तो आप समझ जाइए कि सप्लाई है, ये लोड वोल्टेज है। और जब भी हम E2 लिख रहे हैं ये कहलाएगा द्वितीयक उत्पन्न ईएमएफ। देखो जी, ट्रांसफार्मर की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि परिभाषा क्या देंगे हम। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, यह एक ऐसी डिवाइस है या युक्ति है जो एसी धारा व विभव को आवृत्ति व शक्ति को बिना बदले एक लेवल से दूसरे लेवल पर बदलता है। तो ट्रांसफार्मर में भाई याद रखना बेटा कि ट्रांसफार्मर कभी भी ये फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेगा और ये पावर को नहीं बदलेगा, लेकिन ये एसी में धारा व विभव को बदलेगा। आवृत्ति को नहीं बदलने वाला बेटा, पावर को नहीं बदलेगा, और एसी धारा व वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे पर चेंज कर देगा। फिर देखो जी, इसमें ये भी लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर फैराडेज के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य
करता है। क्या लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर फैराडे के नियम के अनुसार काम करेगा। नाम है तो कैपिटल से लिखें। म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। फिर ये लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा लेंज के नियम से लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। क्या लिखेंगे बेटा कि ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। चलो फटाफट से तो लिख रहा है लिख लो, वो नहीं बनाना भाई, कभी तो इसमें भी लग जाओ, ये बनाना है आपको। म्यूचुअल इंडक्शन अभी बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन भी।
आज से मशीन शुरू हो गया। तीसरा दिन है भाई मशीन को तो। बना लिया, लिख लिया आपने ये? चलो आज इतना ही रखते हैं यार, थोड़ी थकान सी लग रही है यार। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? कल करेंगे इसे। कल छुट्टी है हाँ। तो कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे। कौन सा अमेरिका जा रहे हैं भाई? छुट्टी है तो छुट्टी है, इसमें क्या है? हमारा ना अवकाश यार। हम्म। क्या है? यहाँ तो डेली व्रत ही चल रहा। डेली व्रत ही चल रहा। नहीं, बिहार वाले बच्चों का मैं सोच रहा हूँ 25 अप्रैल से पहले ही खत्म कर दूं। और क्या। सही क्या, 25 अप्रैल को फिर मैं 10-12 दिन के लिए एकांत में चला जाऊंगा ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ तो देखूंगा। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ। हाँ, जहां भी हाजिरी लगेगी। नहीं, मैंने कब कहा? सवाल इसका बढ़िया है। तू किन्हें मानता भाई? अब महाकाल अलग है। नहीं, महाकाल जी भोलेनाथ जी के अवतार है। पता है, रात में सपने में आए थे भोलेनाथ जी। हाँ। ठीक है भाई। तो आएंगे तो मैं पूछूंगा। मेरा ये मानना है बालक, कि ऐसा मत करो कि। नहीं, तू क्यों देगा? भाई बताओ। भाई ये जबरदस्ती देखो। तू बाद में दे देना जवाब, लड़ना मत। जवाब दे देना। चलो भाई, तू ही बता। आज हमारे भी आप पे वो बालक ही बोलेगा, देख। बढ़िया चीज बोलना लेकिन। पता नहीं भाई। देखो मैं बताता हूँ भाई। जो व्यक्ति नास्तिक है, एक बढ़िया संख्या है। नास्तिक लोग भी ये बोलते हैं कि भगवान को, इस दुनिया में भगवान नहीं है। उन लोगों से मैं ये कहता हूँ, ऐसे लोगों से मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, वो अलग जवाब था। तो ऐसे लोगों से मैं ये बोलता हूँ, देखो भाई, कि बोलने को वो सबके सामने तो बोल देते हैं कि भगवान नहीं। लेकिन उससे पहले जब ये शब्द बोलते हैं तो अंदर से ही क्षमा मांगते हैं कि भगवान हमें माफ कर देना। क्या है कि बोलना अलग होता है, और किसी को सबूत चाहिए कि ये भगवान है नहीं है। तो मैं बोलता हूँ 5 मिनट इसकी ऑक्सीजन बंद कर दो। भगवान ने तो बना रखी व्यवस्था। 5 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दो, बस भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस दुनिया में सारी चीजें हैं। अगर आप साइंस में बिलीव करते हैं तो आप मेरे बच्चों को डेफिनेटली भगवान में बिलीव करते हैं। आप यदि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को मानते हैं तो आप डेफिनेटली भगवान में बिलीव करते हैं। एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता, ना समाप्त किया जा सकता है, एक से बदला जा सकता है ना। तो मेरे बच्चे, अगर अच्छी ऊर्जा है तो बुरी ऊर्जा है। और आप इस दुनिया में भूत प्रेत को भी नहीं नकार सकते।
वो भी है। मेरा कारण ये नहीं है कि मैं जैसे केदारनाथ जी को मानता हूँ, नहीं। मैं जब घर जाता हूँ तो मेरा एक रूटीन है। मैं सैटरडे को, हमारे यहाँ पे एक फेमस काली मंदिर है देहरादून में, डाट काली मंदिर, उसको पता होगा, गया भी होगा तो डाट काली मंदिर है। तो हम फैमिली वालों को एक नॉर्मल रूटीन है कि जब भी मैं ज्यादातर रहता हूँ देहरादून में, तो या तो हर सैटरडे को नहीं तो एक दो सैटरडे छोड़ के मैं प्रॉपर उस मंदिर जाता हूँ। और मंदिर जाके मैं हमेशा उस टाइम पे जाता हूँ जिस समय खाने का समय होता है, 10 बजे 11 बजे। तो वहां प्रॉपर जाते हैं, आराम से प्रसाद चढ़ाते हैं भाई, बैठते हैं वहां पे, आराम से भंडारे चल रहे होते हैं मस्त। तो आराम से भंडारे में बैठते हैं लाइन से, मिले तो बढ़िया, ना मिले तो संतुष्टि से अपना उठ जाओ इज्जत के साथ में। ऐसा नहीं कि मैं भोलेनाथ जी के भक्त हूँ भाई, मैं तो सब, देखो, अगर हम हिंदू हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज को मान रहे हैं ना, तो सबकी जड़ एक ही है। अगर आप इतिहास में बिलीव करेंगे, कहने के लिए सब लोगों ने धर्म अपने हिसाब से ढाल दिए। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है मेरे बालक, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति या लोगों का बंटवारा करते हैं। आज बोलने को हम अलग अलग वर्णों में, जातियों में, सब में बटे हुए हैं, लेकिन बच्चों जड़ एक ही है। आज कोई इस भगवान को ओम के रूप में पूजता है, कोई अल्लाह के रूप में पूजता है, कोई वाहेगुरु बोलता है, कोई, लेकिन सबकी जड़ एक ही है। तो एक ही ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप किसी भी रूप में देखो, सब वही है। मैं जब किसी भी मंदिर जाता हूँ, अगर मैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियो, तो मैं जैसे हनुमान जी के मंदिर भी जाता हूँ, लेकिन वो बाई चांस है ऑटोमेटिकली कि अगर मैं मंदिर किसी भी जाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हर एक मंदिर में रखी गई मूर्त की इमेज वो केदारनाथ जी की अपने आप से दिखती है मुझे। वो अपने आप से माइंडसेट है मेरा। तो चाहे मैं किसी भी मंदिर जाता हूँ भाई, मेरे लिए सारे जितने भी भगवान है, वो सब मेरे लिए भोलेनाथ जी है। और मैं अगर बद्रीनाथ भी जाता हूँ तो विष्णु भगवान की पूजा होती है, लेकिन मैं वहां भी जाके भाई नाम जो लेता हूँ, अपनी जो जड़ है, मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय जी, बस यही है। और उसमें कोई कोई नाराज नहीं होता, सब शक्ति एक ही है। सबने अपने हिसाब से ढाल दिया। और इस जमाने में तुम लोग प्लीज ऐसे मत बनो। आज की दुनिया में जो कम समय में अच्छा रिटर्न भगवान देगा, वो भगवान अच्छे, नहीं तो भगवान बेकार। देखो कितने हास्य पर है हम लोग। अगर खाटू श्याम जी के मंदिर गए और भगवान जी अगर 2 महीने में कोई जुगाड़ बन गया तो बढ़िया, नहीं तो तीसरे महीने तो मैं कहीं और जाऊंगा, किसी और को ट्राई करूंगा। तो इसीलिए जिसमें विश्वास करते हो उसमें विश्वास होने के हमारे पास कारण ये है, जैसे भाई ने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे कारण हैं। हमें भगवान ने चुना अच्छे कार्य के लिए, हम खुश हैं। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो खुश हैं। परिवार से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं वो भी खुश हैं। जितने आप बच्चे लोग जुड़े हो वो भी अपनी लाइफ में ठीक ठाक है। तो हमारे पास तो ये है कि हम जाते भी तो है, धन्यवाद करने जाते हैं कि भाई बढ़िया। और वहां जाके कभी जाना, मेरे कहने से आप ना एक बार केदारनाथ जी के धाम पे जाना, तुम्हें डेली शाम को जब भी आप अकेले में बैठेंगे, तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा कि यार उसी दरबार में जाओ। कोई नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर जो हवा आती है ना, वो फिल्टर्ड हवा आती है जो, वो सीधे यहाँ वार करती है। तो वो तुम्हारे अपने आराम से वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी वो वादिया जो है। तो एक बार जाना जरूर आप, आपको अपने आप बिलीव होगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन जाना चाहिए। और हम अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कभी हेजिटेशन नहीं। दूसरे का अनादर मत करो, लेकिन जहां जन्म लिया है उस पर हमेशा गर्व करो। हिंदू है, हिंदू होने पे गर्व करिए। मुस्लिम है, उस पे गर्व करिए। जो अपने का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है। किसी की बुराई मत करो। मैंने तुम्हें कल एक बात समझाई थी कि जिसके थैले में जो है ना वही दे सकता है। अगर किसी के थैले में नफरत है ना, तो तुम्हें नफरत ही देगा। और किसी के थैले में अगर प्यार सम्मान स्नेह, तो वो तुम्हें वही देगा। तो इस बार का 25 अप्रैल को कपाट खुलेंगे और तुझे जाना है, ठीक है?
कुछ नहीं, यहाँ से सीधी ट्रेन है सूबेदारगंज से, बैठ जा, हरिद्वार उतरना, बाहर गाड़ी मिलेगी, पहुंच जाना है। अरे खाना वहाँ फ्री है, रुकना भी फ्री है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी धर्मशाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में जनरल में बैठो, अगर भगवान ने तुम्हारी हाजिरी लगाई होगी तो तुम पहुंच जाओगे। ठीक है। चलो जी, धन्यवाद, कल मिलेंगे। शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। भाई इस शिवरात्रि यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि बाबा केदारनाथ जी आप लोगों को आपके सपने पूरा करने में पूरी मदद करें और आपके सपने पूरे हो। धन्यवाद।